मैं देखिए यूपी में मूलतः गाजीपुर का रहने वाला हूँ। ये बनारस के पास का एक जिला है। मेरे पिताजी जर्नलिस्ट हैं। बचपन से वो मैं उनको पत्रकारिता करते हुए मैंने देखा है। मेरे घर में मेरी माँ जो है होम मेकर है। बहुत कम पढ़ी लिखी हैं। मेरे 2 भाई हैं, एक डॉक्टर है और एक असिस्टेंट प्रोफेसर है। मेरी पत्नी जो है वो पहले प्राइवेट जॉब करती थी, उन्होंने फैशन टेक्नोलॉजी में कोर्स किया है। अ, अ, अभी मेरे 2 बच्चे हैं, एक 9 साल का है, एक 4 साल का। हम लोग छत्तीसगढ़ में अब जिस तरह से हमारी नौकरी रहती है, अलग-अलग जिलों में अलग-अलग समयों पे हम लोग को घूमते रहना पड़ता है और मेरे बच्चों की पढ़ाई भी उसी हिसाब से अलग-अलग स्कूलों से होती रहती है। सर ये बताएंगे कि बचपन से ही आपको प्रशासन सेवा में आने का था कि या कोई टर्निंग पॉइंट है जो प्रशासन सेवा की ओर आपको ले मैं आपको बताऊं कि हम लोग का जिस बैकग्राउंड जिस जगह से आते हैं, वहाँ सिविल सर्विसेज का बहुत क्रेज था। यूपी बिहार में खासकर जैसा मैं कह रहा हूँ कि वहाँ प्रशासनिक सेवा में जाने का युवाओं में बहुत ज़्यादा उत्साह रहता है। घर परिवार के लोग प्रोत्साहित करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे शुरू से ऐसा लगा कि अगर जीवन में कुछ सबसे अच्छा जो चीज़ हो सकता है वो प्रशासनिक सेवा में जाना हो सकता है। लेकिन फिर भी मेरी जो स्वाभाविक अभिरुचि थी वो विश्वविद्यालय में प्राध्यापक बनने की थी। और इसी हिसाब से मुझे पॉलिटिकल साइंस बहुत पसंद था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध विशेषकर। मैंने जब हाई स्कूल गाजीपुर से नवोदय विद्यालय से की, उसके बाद ग्रेजुएशन पीजी मैंने बीएचयू से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैंने पॉलिटिकल साइंस में की। और फिर मैं जेएनयू में था जहाँ मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस में एमफिल किया, मैं पीएचडी कर रहा था। जब मैंने ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस चूज किया, इंटर तक मेरा साइंस था, तो मेरे सारे दोस्तों को लगा कि ये क्यों चूज कर रहा है, इंजीनियरिंग में जाना चाहिए, जनरली जो जैसा क्रेज रहता है। लेकिन मेरी रुचि थी कि मैं इंटरनेशनल रिलेशंस में अच्छा करूं, इसलिए मैंने पॉलिटिकल साइंस चूज किया। और जब मैं जेएनयू पहुंचा, उस समय तक मैं काफ़ी अच्छा अपने सब्जेक्ट में था। बड़ा मेरा एजुकेशनल जो अचीवमेंट्स थे, मैं यूनिवर्सिटी में टॉपर था, एमए में गोल्ड मेडलिस्ट था, यूजीसी नेट जेआरएफ मेरा क्लियर था, जो पात्रता होती है प्रोफेसरशिप की। तो उस समय जब मुझे लगा कि अब मैं बहुत करीब हूँ, अचानक जेएनयू में जाने के बाद वहाँ एक ऐसा माहौल दिखा कि अपने साथ के बहुत सारे लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे। तब मुझे दोबारा ये सोचने को मैं मजबूर हुआ कि मुझे सिविल सर्विस देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सिविल सर्विस एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे आप बहुत सारे लोगों के लाइफ में प्रभाव डाल सकते हैं। अपने लिए भी आपका कैरियर अचीवमेंट्स बहुत अच्छा हो सकता है। तो जेएनयू में जाने के बाद एक दूसरी बार मुझे सिविल सर्विस तैयारी करने के बारे में मैंने सोचा और तैयारी किया। दूसरे अटेम्प्ट में मैं यूपीएससी क्लियर कर पाया। सर जैसे कि आपने बताया आप प्राध्यापक बनना चाहते थे और पुलिस, दोनों का मतलब उत्तर और दक्षिण है, तो अपने माइंड को कैसे सेट किए पुलिस के जनरली जो प्राध्यापक होते हैं सॉफ्ट स्पोकन, वेल मैनर्ड, ये एक जनरल किसी प्राध्यापक से होने की उम्मीद की जाती है। प्लस पढ़ा लिखा, पढ़ाना उसका नेचर हो। कुछ मेरा नेचर वैसा ही था। लेकिन जब यूपीएससी की तैयारी आप जब करते हैं, जब आप चीज़ों को बारे में सोचना शुरू करते हैं, मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं पुलिस में आया। तो एक बार जब सर्विस होने के बाद आई स्टार्टेड लाइकिंग दिस सर्विस, मुझे ये सर्विस पसंद आने लगी। और फिर पुलिसिंग, जैसे मेरा प्राध्यापक होना मेरा पैशन था, वैसे ही पुलिसिंग करना मेरा पैशन बन गया। और अगर आप देखें कि मैं पुलिसिंग में पिछले 13 सालों से हूँ, शायद उसी पैशन की वजह से मैं थोड़ा इतर कुछ प्रयोग करते रहता हूँ। कुछ नए प्रयोग, नई चीज़ें, नए इनोवेशंस वो तब हो पाता है जब आप अपने प्रोफेशन को पसंद करते हैं। और पुलिस प्रोफेशन की डिमांड होती है कि आप कड़क होइए, आप डिसिप्लिन्ड, आपको बनाना रहता है, आपको लोगों की समस्या सुनने के लिए इंटरेक्टिव होना पड़ता है, आपको चीज़ों की समझ होनी चाहिए, प्रशासनिक क्षमता होनी चाहिए। और समय और उसके पहले ट्रेनिंग से ये सारी चीज़ें व्यक्ति के जो पर्सनालिटी में आ जाता है। कुछ ऐसा मेरे साथ भी हुआ।
और आज एक प्राउड पुलिसमैन होने का मुझे बहुत गर्व होता है और मैं इस प्रोफेशन को बहुत लाइक करता हूँ। सर ये बताएंगे, हर युवा का सपना होता है कि वो यूपीएससी क्लियर करे, तो उसके लिए तैयारी के लिए पहले का तो जो सब्जेक्ट था सब चेंज हो गया, पेपर भी चेंज हो गया, पैटर्न भी चेंज हो गया। शॉर्ट में बताएंगे किस तरह से तैयारी करें, कितने घंटे करें, क्या कोचिंग जरूरी है? देखिए, पहले मैं सबसे अंतिम प्रश्न पे आता हूँ, कोचिंग की। जनरली अब कोचिंग पर एक आपको गाइडिंग प्लेटफॉर्म होता है, जहाँ आप जब कोचिंग जाते हैं तो उसकी अच्छी चीज़ ये होती है कि वहाँ आपके साथ तैयारी करने वाले एक स्टडी ग्रुप मिलता है और जिसको देख के आप मोटिवेट होते हैं। दूसरा, उनका एक सेट जो कोर्सेज होता है वो आपकी मदद कर सकता है, वो उन्होंने कोर्स डिजाइन किया रहता है। पहले ये थोड़ी-सी इसकी आवश्यकता जब ज़्यादा होती थी, जब आपके पास ऐसे अवसर नहीं होते थे कि जहाँ आपको कोई गाइड कर पाए। आज सोशल मीडिया के ज़माने में, इंटरनेट के ज़माने में, सूचना प्रौद्योगिकी के ज़माने में कहीं कोई कमी नहीं है कि जहाँ आपको गाइडेंस ना मिल पाए। किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, इवन जिस प्रश्न का मैं उत्तर दे रहा हूँ कि आपको कोचिंग चाहिए, नहीं चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, किस सब्जेक्ट में कितना पढ़ना चाहिए, उसकी भी जानकारी ऐसे दर्जन भर नहीं, सैकड़ों सैकड़ों वीडियो, एक एक वीडियो ऑडियो कंटेंट जो है आज इंटरनेट पे उपलब्ध है। तो आज अब सब्जेक्ट के लिए गाइडेंस की बहुत आवश्यकता नहीं है। सब्जेक्ट पे आपको लेक्चर वाइज आपको वीडियो ऑडियो सब कुछ मिल सकता है। तो कोचिंग अब महत्वपूर्ण नहीं रह गया, लेकिन फिर भी ये एक ग्रुप बना सकता है। एक आपके पास ऐसे लोग हो सकते हैं जिन जो सेम तैयारी करते, तो आप उनसे मोटिवेट होते हैं, वो अभी है। दूसरा, कितने घंटे की तैयारी करने की बात कहा जाए तो 8 से 10 घंटे तो मिनिमम इस यूपीएससी की तैयारी जो होती है उसके लिए चाहिए। ये एक बहुत टफ एग्जाम है। अधिक से अधिक आप जितना पढ़ पाए, जैसे मैं कहूँ, मैं यूनिवर्सिटी में एक जगह एडहॉक पे कहीं पढ़ाता भी था कुछ समय के लिए, तो वहाँ उतना समय नहीं होता था मेरे पास। लेकिन उसके बाद वो भी मैं कर रहा था, मैं पीएचडी भी कर रहा था, मैं फिर तैयारी भी कर रहा था। बहुत सारे मेरे साथ के बैचमेट हैं जो कहीं ना कहीं फुल टाइम नौकरी कर रहे थे और वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। तो आप समझिए कि ये कैसे ही, इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। आप समय का कैसा उपयोग करते हैं। आपके पास समय है 24 घंटे, अगर आप सिर्फ तैयारी करने के लिए आपके पास और कोई दूसरा काम नहीं है, तो उस 24 घंटे में जितने घंटे आप रिलैक्स कर सकते हैं, उसके बाद जो समय मिले आप कम ज़्यादा पढ़ सकते हैं। लेकिन डेडिकेटेड 8 से 10 घंटा, 12 घंटा तो मिनिमम चाहिए आपको, जो 1-2 सालों के लिए, जिससे आप इसकी तैयारी कर सकें। अगर तैयारी की बात करें, आज जो है आपको सबसे पहले यूपीएससी के पैटर्न को समझने की जरूरत रहती है। यूपीएससी पैटर्न कुछ समय बाद बदलते रहता है, जैसे पिछले 10 सालों में 3 बार ये पैटर्न बदले हैं। पहले प्रीलिम्स में 2 सब्जेक्ट होते थे, आज एक सब्जेक्ट हो गया है। एक सी सैट का पेपर हो गया है जो जनरल पेपर कहते हैं। पहले 10 पेपर मेंस में होते थे, अब वो सब्जेक्ट के पेपर्स खत्म करके एथिक्स के पेपर हो गए। पहले सब्जेक्टिव पेपर्स जो 10 पेपर होते थे उसमें आपको लिखना रहता था, टाइम का उसमें कुछ शब्दों की कई बार लिमिट नहीं होती थी, अब शब्दों की लिमिट है। ऐसे के पेपर में शब्दों की लिमिट है। तो ये जो इसके बारे में जानकारी पूरे यूपीएससी के जो जो रहती है, प्रश्नोत्तरी है, पिछले साल के पेपर्स है, सिर्फ 10 सालों का आप पेपर ले लें, उसको एक बार देखना शुरू करेंगे तो आपको पैटर्न पता चल जाता है कि क्या क्या आपको क्या क्या करना है। और हर विषय का, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, हर सब्जेक्ट के कुछ स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं। उसके इतर जाके आप कुछ और तैयारी करना चाहें तो वो हमेशा अच्छा होता है, लेकिन कुछ मिनिमम बेसिक बुक्स होती है जिसको आपको पढ़ना ही होता है और जो कहीं भी उपलब्ध होता है, उसकी बुक लिस्ट है एक। उसके अलावा आप सब्जेक्ट के अनुसार, आप अपनी अभिरुचि के अनुसार, या आप अपने कोचिंग के गाइडेंस के अनुसार एक्स्ट्रा पढ़ें, वो हमेशा फायदेमंद रहता है। न्यूज़पेपर्स पढ़ना, अपडेट रहना, एक स्टैंडर्ड न्यूज चैनल देखना, एस्से राइटिंग करना, आपको राइटिंग स्किल्स आने चाहिए। ये सब चीज़ें आपको शुरू से ही प्रैक्टिस करना पड़ता है। सर ये बताइए, जैसे कि आपने बताया प्री और मेंस बहुत टफ है,
सुनने में आता है प्री मेंस लोग निकाल लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू में लटक जाते हैं। इंटरव्यू सबसे ज़्यादा टफ होता है, ना इसके कोई बुक मिलते हैं, ना ही तैयारी। तो इसकी तैयारी हम कैसे करें, क्या? देखिए, यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जो 3 चरण में आपको टेस्ट करता है। प्रीलिम्स सब्जेक्टिव होता है, मेंस सब्जेक्टिव होता है और इंटरव्यू देखा जाए तो डिस्क्रिप्टिव, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सब कुछ होता है। प्रीलिम्स में जब आप टिक मार्क करते हैं तो उसके लिए आपको नॉलेज ज़रूरत रहती है और मेंस में तो आपको लिखना रहता है। तो 10 पेपर जब आप लिखते हैं तो वहाँ आपके सब्जेक्ट का नॉलेज, आपका जीएस का नॉलेज, आपका एसए का, आपके लैंग्वेज का, वो सारे टेस्ट हो जाते हैं। जब इंटरव्यू तक आप पहुंचते हैं तो इंटरव्यू सिर्फ नॉलेज टेस्ट का माध्यम नहीं रहता, क्योंकि वो पहले हो चुका रहता है। इंटरव्यू जिसका नाम ही पर्सनालिटी टेस्ट होता है, वो आपके पूरे व्यक्तित्व की पहचान करने का प्रयास बोर्ड करता है। और मैं आपको बताऊं, लगभग 30 से 45 मिनट का जो प्रति व्यक्ति का इंटरव्यू जो होता है, उसमें यू कैन नॉट बी अ फेक पर्सन। आप अपने को प्रेजेंट करने की अगर आप कोशिश करेंगे गलत, तो उतने लंबे इंटरव्यू में वो समझ जाते हैं कि आप क्या हैं। तो हमें जो हम हैं वही हमें प्रोजेक्ट करने की आवश्यकता होती रही रहती है। और प्लस वो जो हम आपसे पूछते हैं उसका संतुलित जवाब, आपको उसके निर्धारित जवाब देने की आवश्यकता रहती है। तो लेकिन ऐसा भी नहीं है उस जो इंटरव्यू का कुछ भी नहीं होता। वो उसमें भी आप एरिया आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे एक एरिया होता है आपके फैमिली बैकग्राउंड, आपके होम स्टेट, उसके बारे में पूछते हैं, एजुकेशनल बैकग्राउंड। दूसरा एरिया होता है आपके सब्जेक्ट से संबंधित, जो सब्जेक्ट आप अपने इंटरव्यू के जो पहले जो आपने लिया रहता है उसके बारे में वो पूछते हैं। वो सब्जेक्टिव होता है प्लस सिचुएशनल होता है, आपको किसी सिचुएशन में डालते हैं। बेसिकली उसको और भी वो उस पे एम रहता है कि एक प्रशासनिक अधिकारी की तरह कौन सोच पा रहा है, तो उसके हिसाब से वो क्वेश्चन पूछते हैं। फिर नेक्स्ट सेक्शन जो रहता है वो आपके हॉबीज के बारे में रहता है, आपको जनरल अवेयरनेस के बारे में रहता है। तो ये सब तैयारियां, ज्ञान जो पूछते हैं वो आप सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं तो उसमें आपको आता है। प्रेजेंटेशन और जो सारी चीजें हैं वो बहुत पहले आपकी आदत में आनी चाहिए। और अगर आप अच्छे तरीके से चीज़ों को पढ़े रहते हैं, समझे रहते हैं, तो इंटरव्यू एक ऐसा कन्वर्सेशन स्टाइल में होता है। वो ऐसा नहीं होता कि आपको डराने के लिए क्वेश्चन नहीं किया जाता। वो आपसे बड़े आराम से आपसे बात की जाती है। ये ज़रूर है कि उस बोर्ड में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं जो थोड़ा प्रेशर वाला होता है। वो आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी करते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट भी बैठते हैं उसमें जो आपको ऑब्जर्व करते हैं कि आप किस तरह से बिहेव करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप पहले से चीज़ों की समझ रखते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है, तो इंटरव्यू बड़े आसानी से हो जाता है और उसमें आपको जज कर लेते हैं वो लोग। सर, आपके इंटरव्यू में ऐसे कुछ रोचक सवाल पूछे गए थे जिसको सुन करके थोड़ा से अवाक थे? कई सारे ऐसे प्रश्न थे। हमारे समय, उस समय गुर्जर जाट ओबीसी आंदोलन था, उसके बारे में पूछा गया कि आप अचानक आपको वहाँ भेज दिया जाए पुलिस अधिकारी के रूप में। उस समय में ये तय नहीं था कि मैं पुलिस के लिए सेलेक्ट हो रहा हूँ। तो आप उन्होंने सिचुएशन दिया, आप क्या करोगे, लाठी चलाओगे, गोली चलाने का आदेश दोगे। तो अचानक जब चीज़ों को आप नहीं समझते तो आपको समझ में नहीं आता कि आप क्या आंसर दें। लेकिन वो चीज़ें कि किसी सिचुएशन में आपको डालना और क्वेश्चन पूछना, ऐसे क्वेश्चन थे। मेरी हॉबी से उन्होंने पूछा कि आपकी क्या हॉबीज है, तो मैंने एक उनको बताया कि मैं किताबें पढ़ता हूँ। तो किताबों में अचानक उन्होंने बहुत डिटेल्स कुछ चीज़ें पूछना शुरू की। उसके बाद मेरी थोड़ी कुकिंग हॉबी थी, तो उन्होंने कुकिंग के बारे में पूछा कि आप क्या अच्छा कुक कर सकते हो। तो मैंने बताया कि मैं चिकन 124 अच्छा बनाता हूँ। तो वो थोड़े सरप्राइज हुए, बोले कि चिकन 124 क्या होता है। मैं बोला मैं जो चिकन बनाता हूँ, मेरा रूम नंबर 124 है हॉस्टल में। तो मैं जब बनाता हूँ तो मेरे दोस्त बोलते हैं कि चिकन 124 बन रहा है, चलो चलते हैं। और वो आते हैं, बड़े मन से खाते हैं और मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है अपना बनाया हुआ चिकन, चाहे जिस तरह से बने। तो उसको मैं चिकन 124 बोलता हूँ। तो ये चीज़ें इंटरव्यू बोर्ड के दौरान जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ये ना तो आपके ज्ञान के लिए टेस्ट करने के लिए होते हैं, ना तो कोई ऐसा रहता है कि जो बड़े सीरियस तरीके से होते हैं।
लेकिन इससे आपकी वो पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं। और इंटरव्यू एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप आ, लंबे समय से जो आप जीवन में कर रहे होते हैं या आप कैसे सोचते हैं सिचुएशन को लेकर के, उसको वो टेस्ट करने के लिए करते हैं। सर एक ये बताइए, आपके जीवन की कुछ 2-3 घटनाएँ ऐसी जिसे याद करके मन प्रफुल्लित हो जाए? हाँ, ऐसी कई सारी घटनाएं हैं। जब मैं सबसे पहली बार यूपीएससी, ऑफ कोर्स पहली जीवन में जो सबसे बड़ा चेंज यूपीएससी की तैयारी के बाद जो सिलेक्शन होने वाली जो घटना थी, वो खुद में एक लाइफ चेंजिंग थी। अपने को लगा कि ईश्वर ने एक ऐसा मौका दिया है, माता पिता के आशीर्वाद और सबके सहयोग से, कि मुझे इसमें मौका मिला, और ये सबसे बड़ी घटना थी। उसके बाद जब मैं पुलिस में जब मैं बस्तर में काम कर रहा था, तो कई सारी ऐसी जगहों पे ऐसी कई सारी सिचुएशन हुई जहाँ नक्सली इलाकों में हम लोग काम कर रहे थे। लोग बड़े पीड़ित थे, उनको हम लोग मदद कर पाते थे, कई लोगों की जान बचाई। उसमें जो खुशी है वो मैं बता नहीं सकता। और तीसरी खुशी ऑफ कोर्स जब मेरा पहला बेटा हुआ, तो पहली संतान हुई, तो उसमें बहुत खुशी का अनुभव हुआ। ये व्यक्तिगत है, लेकिन हर व्यक्ति अपने जीवन में ऐसे पलों को हमेशा याद करता है। हावी अफसरों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहूँगा, सबसे पहले तो मैं वो उन लोगों को कहूँगा जो लोग यूपीएससी की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं। यूपीएससी की तैयारी बहुत आसान नहीं है, लेकिन इतनी कठिन भी नहीं है। हर साल अलग-अलग बैकग्राउंड के, बहुत अच्छे बैकग्राउंड के भी और बहुत सामान्य बैकग्राउंड की, यूपीएससी की शायद यही खूबी भी है, खासियत भी है, कि इसमें हर तरह के बैकग्राउंड के लोग सेलेक्ट होते हैं। इसके लिए लेकिन जो ज़रूरत रहती है एक अच्छी स्ट्रैटेजी, और इस स्ट्रैटेजी के लिए आज सब कुछ उपलब्ध है, बल्कि कई बार तो हमें छाँटना पड़ता है कि क्या नहीं करना है। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है आप कितनी मेहनत करते हैं, कितने आशावादी जीवन में हैं, और किस तरह से लाइफ को लेते हैं। आप अगर आशावादी हैं, मेहनत करते हैं, तो आप निश्चित रूप से सफल हो सकते हैं। लेकिन असफलता भी मिले तो ये इम्पोर्टेंट नहीं कि यूपीएससी ही एक अंतिम लक्ष्य है। बहुत सारी अन्य एग्ज़ाम है, बहुत सारे अन्य जीवन में आप प्रोफ़ेशन है जिसके बारे में आप चूज़ कर सकते हैं। मैं वो लोग जो यूपीएससी में सेलेक्ट होते हैं या यूपीएससी में नए हैं, उनके लिए, अफसरों के लिए अगर मैं कहूँ, तो हम लोगों को एक मौका मिलता है जिसमें हम लोगों की लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। ऐसी ऐसे पावर हमारे पास होते हैं। हम लोगों को इसको बहुत ही कॉशियसली यूज़ करने की ज़रूरत है, और लोगों से जुड़ने की ज़रूरत है, लोगों को समझने की ज़रूरत है। अगर आप लोगों की भावनाओं का, लोगों को उनकी सिचुएशन में रख के आप काम करते हैं, तो लोग आपको पसंद भी करते हैं। पर्सनल लेवल पे भी आपका सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत हाई होता है। जिस चीज़ के लिए आप सर्विस में आते हैं, वो सर्विस में आप अचीव कर पाते हैं। सर ये बताइए, आपके पुलिसिंग जीवन में कोई ऐसी बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी, जिस चुनौती को बताइए और सामना कैसे? देखिए, जब मैं सर्विस में था, तो शुरुआत में लगभग 4.5 साल मैं नक्सल इलाकों में था। सुकमा जो न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि देश के सबसे ज़्यादा नक्सल अफेक्टेड जिलों में से है, सबसे खतरनाक जिलों में से माना जाता है पुलिसिंग के हिसाब से। काफ़ी चैलेंजेस थी। बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ रोड, मेडिकल फैसिलिटीज़, टीचर्स नहीं जा पाते थे, क्योंकि नक्सली वहाँ गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम्स या गवर्नमेंट के लोगों को जाने नहीं देते। ऐसी जगहों को खाली कराना और लोगों को मदद करना सबसे बड़ा चैलेंज था। तो बहुत सारे ऐसे इंटीरियर जगहों पे हम लोगों ने कैंप खोले, बड़े-बड़े ऑपरेशंस हम लोग करते थे। एक-एक बार में कई बार 300-400 जवानों को लेके मैं लीड करता था ऑपरेशन में। एडिशनल एसपी सुकमा नक्सल ऑपरेशंस था। तो साथ-साथ वहाँ हमारे पास दसियों बटालियन थी, और आए दिन जवानों की डेथ भी होती थी। हम भी नक्सलियों को न्यूट्रलाइज़ करते थे, अरेस्ट करते थे। उसमें जवानों का मनोबल हाई करना, उनको मोटिवेट करना, वो भी जब ज़िंदगी बहुत आपकी खुद दाँव पे लगी हो, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। लेकिन मैं आपको बताऊँ, हर जगह पुलिसिंग की अलग-अलग चैलेंजेज़ आती हैं। नई जगहों पे जब आप जाते हैं, प्लेन जगहों पे जाते हैं, वहाँ अलग चैलेंजेज़ रहती है। लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ रहते हैं, इलेक्शन रहते हैं, वीआईपी बंदोबस्त रहते हैं, अलग-अलग व्यवस्थाएँ होती हैं, कम्युनल टेंशन्स होते हैं।
और सनसनीखेज घटनाएं होती हैं, तो सबके लिए एक अलग स्ट्रेटजी होती है, टीम बनानी पड़ती है आपको, और उस टीम से काम लेना पड़ता है। ये पुलिसिंग में मैं हमेशा कहता हूँ, हर दिन हम फायर फाइटिंग करते हैं। जैसे आग लगी, बुझाओ, अगले अगली आग के लिए फिर तैयार हो और फिर बुझाओ, और इसमें गलती की गुंजाइश नहीं रहती। आपके सारे काम, अच्छे काम, अगर आपने अगली चीजों को अच्छे कंट्रोल नहीं किया है तो पुराने काम याद नहीं किए जाते। कहीं ना कहीं पुलिसिंग के नेगेटिव इमेज को भी बदलने की जरूरत है, जो नए अधिकारी लगातार कर रहे हैं। पुलिसिंग में लगातार सुधार हो रहा है, और आने वाले समय में पुलिसिंग की और बेहतर इमेज देखने को मिलेगी। आपके निजात अभियान की पूरे प्रदेश देश में वाहवाही हो रही है। आप ये निजात अभियान की तरफ कैसे किसी प्रेरणा लेकर आए, क्योंकि ये पुलिस दूसरी सरकार आज शराब बेच रही है। देखिए, निजात अभियान बेसिकली ये अवैध नशे के खिलाफ कार्रवाई और जागरूकता का अभियान है, और इसमें हम लोग न केवल बड़ी संख्या में, चाहे वह अवैध शराब बेचने वाले, पब्लिक प्लेस पे ड्रिंकिंग करने वाले, या जो लोग जो है कोचियागिरी करते हैं, उन पे कार्रवाई करते हैं। ड्रग्स पेडलर्स, चाहे वो सुलेशन हो, कप सिरप हो, गांजा हो, ऐसे लोगों पे हम लोग कार्रवाई करते हैं। और ये कार्रवाइयाँ इस अभियान के तहत लगभग हम लोग 3 गुनी 4 गुनी अधिक कार्रवाइयाँ करते हैं पिछले सालों की तुलना में। दूसरा, इसमें एक अवेयरनेस का कंपोनेंट है, जिसमें समाज के सभी वर्गों, सभी संस्थाओं, सरकार के सभी विभागों को लेकर के लोगों के बीच अवैध शराब के खिलाफ जागरूकता करते हैं। और तीसरा, इसमें नशे के आदि लोगों की हम लोग काउंसलिंग करते हैं। तो ये जो एक है कि आप देखें तो नशे का व्यापार जो है देश के हर हिस्से में, हर प्रदेश में, हर जिले में और हर जगह लगातार बढ़ता जा रहा है। उसको लेकर के ये निजात अभियान शुरू किया गया है, और सरकार का इसमें हमेशा सहयोग रहता है। सरकार हमेशा जोर देती है कि अवैध शराब पे रोक लगाई जाए, जिसको हम लोग बखूबी करते हैं। सरकार हमेशा चाहती है कि ड्रग्स, नारकोटिक्स पे कार्रवाई की जाए, ड्रंक एंड ड्राइविंग पे कार्रवाई की जाए। हमारा जोर उस पे हमेशा रहता है। और हर किसी के लाइफ में आप हर कोई कभी न कभी ऐसे व्यक्ति से मिला होगा जो नशे से उसका नुकसान हुआ, उसके आसपास में नुकसान हो रहा हो। मैंने भी देखा है कि किस तरह से कॉलेज, स्कूल्स में हमारे साथ के जो साथी होते थे, जो बहुत अच्छा कर सकते थे, लेकिन सिर्फ नशे में जाने के कारण उनकी लाइफ बर्बाद हो गई। समाज में ऐसे बहुत बार जगहों पे बहुत काम करते वक्त देखने को मौका मिला। तो ये अभियान सामाजिक जागरूकता का अभियान है, पुलिसिंग का अभियान है, और सबसे बड़ी बात, इससे अपराधों में कमी आई है। सर, आप अपना आदर्श बताइए। मेरे हर व्यक्ति के आदर्श होते हैं। मेरे आदर्श सबसे पहले तो परिवार में मेरे पिताजी हैं। मेरी वाइफ मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं, लेकिन जो सबसे बड़े आदर्श महात्मा गांधी हैं। मुझे लगता है कि उनसे जितनी भी प्रेरणा ली जाए वो कम है, और उनके जीवन और उनकी शिक्षाओं को तो अगर हम लोग पालन करें तो काफ़ी चीज़ें, बहुत सारी सामाजिक चीज़ों पे, बुराइयों पे कंट्रोल किया जा सकता है। सभी जो पालक है अपने बच्चों में अपना प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, तो आपका क्या मानना है कि सपना है कि आपके बच्चे क्या बने? देखिए, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अब बच्चे बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बल्कि कहा जाए ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। हमारी हर हर जो नई आने वाली पीढ़ी है, पिछली पीढ़ी से कई गुना ज़्यादा स्मार्ट है, और वो चीज़ों को अच्छे समझते हैं। विशेषकर आज के जो इंटरनेट के ज़माने के बच्चे, वो अपना भला बुरा भी बहुत अच्छे से समझते हैं, और कई बार इंटरफियर पसंद नहीं करते। तो मुझे लगता है कि बच्चों में जो नेचुरल गुण है, नेचुरल क्वालिटी है, उसको हम लोग को इनकरेज करने की ज़रूरत है। हमें थोपने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एज ए पेरेंट गाइड करने का काम हम लोग छोड़ नहीं सकते। हमें उनको गाइड करने की ज़रूरत है, उनको सारे ऑप्शन दिखाने की ज़रूरत है, और जो सबसे अच्छा है उसमें हम उनको कह सकते हैं कि आप इसको देखो, लेकिन फिर भी अंतिम निर्णय उनके ऊपर छोड़ना चाहिए।